वेलकम टू द पाठशाला। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इट मीन्स है कि हमने 1, 2, 3 एंड 4 इसको पूरी तरीके से डन कर लिया है। जिन लोगों ने 1, 2, 3, 4 प्रैक्टिस सेट अभी नहीं किया हुआ है वो टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर ले और डाउनलोड करने के बाद एक बार इसको प्रैक्टिस कर ले। कुछ ना समझ में आए तो मोबाइल एप्लीकेशन के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। देखिए, मुझे आप लोगों का पार्टिसिपेशन भी चाहिए। जब मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा तो जो चीज़ें नई होगी वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है अपनी ग्रामर की क्लासेज में या वोकैब की क्लासेज में, उसके लिए मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा जो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। अगर आपको एक बार में सिलेक्शन चाहिए तो पार्टिसिपेट कीजिएगा, शर्माइएगा बिल्कुल मत, और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बगैर लाइक किए हुए क्लासेस मत कीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, इफ़ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई विल हेल्प यू। अब ये देखिए, कंडीशनल सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि अगर हैड आए, हैड के साथ किसका कॉम्बिनेशन लेते हैं? वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देख रहे हैं हैड के बाद वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म ली गई है। इट मीन्स है ये वुड हैव और V3 का फॉर्म आएगा। अगर हैड सिंपली होता, यहाँ पे मेन वर्ब की तरह अगर हैड होता है, इट मीन्स होता सिंपल पास्ट होता। सिंपल पास्ट होता तो सिर्फ आप वुड का कॉम्बिनेशन लेते, तो वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, तो वुड हैव हेल्प्ड यू ये होता। तो आपका जो पार्ट थर्ड है ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे आपको करेक्शन की जरूरत है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हर मदर इज एंग्री एंड इनडिफरेंट टू मी। यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि गलती कहाँ पे है। आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि क्या चीज होना चाहिए। यहाँ पे हर मदर इज एंग्री एंड इनडिफरेंट टू मी याद होना चाहिए आपको। मैंने आप लोगों को पैरेललिज्म भी पढ़ाया हुआ है, मैंने प्रीपोजिशन पढ़ाते वक्त कुछ चीजें भी पढ़ाई थी कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने साथ जो है प्रीपोजिशन लेते हैं। अगर दो ऐसे वर्ड के कॉम्बिनेशन को रखा जाए तो दोनों अपने साथ प्रीपोजिशन लेते हैं। यहाँ पे देखिए, कनेक्टर एट से इनडिफरेंट को जोड़ा गया है, एंग्री को जोड़ा गया है। इनडिफरेंट के साथ जो है टू यूज किया गया है, एंग्री के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं किया गया। तो यहाँ सेकंड पार्ट में एरर है। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि यहाँ पे एंग्री के साथ क्या लगेगा। एंग्री अपने साथ टू लेता है, विथ लेता है, एट लेता है। तो इन तीनों में से यहाँ पे क्या लेने वाला है ये मैंने आपको प्रीपोजिशन चार्ट में पढ़ाया हुआ है और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि यहाँ पे एंग्री के साथ टू, विथ और एट में क्या लगेगा और क्यों लगेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डोंट लॉइटर अराउंड ऑफ एट। देखो, लॉइटर अराउंड होगा यहाँ पे, हो सकता है कुछ लोग इसको नहीं जानते होंगे तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। लॉइटर अराउंड का मतलब होता है जब आप या तो घर में या तो गली में या बरामदे में कहीं इधर उधर ऐसे ऐसे टहल नहीं रहते हो, घूम फिर रहे होते हो, उसी के लिए लॉइटर अराउंड लिया जाता है। तो घूमना, धीरे धीरे घूमना, क्या धीरे धीरे टहलना बोल लेंगे, टहलना। तो इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, आई विल स्कोल्ड हिम व्हेन। यार फिर से ये कंडीशनल सेंटेंस है, विल और सिंपल प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन रहता है, ही कम्स यहाँ पे होगा, सेकंड पार्ट करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे आपको बताना है क्या सिमिलर मीनिंग। सिमिलर मीनिंग है मेलीफ्लुअस। मेलीफ्लुअस का इस्तेमाल किया जाता है मधुर के सेंस में। मधुर मतलब जो मीठा बोलता है, मधुर के सेंस में। तो यहाँ पे डुलेक्ट जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फ्रैंक, इमोरल ये बहुत कॉमन से वर्ड है। सीवर ये वर्ड हो सकता है कि कुछ लोग ना जानते हो। सीवर का मतलब होता है कपकपी, कपकपी। इसके बाद नेक्स्ट है डॉज। डॉज का मतलब होता है चकमा या धोखा देना, चकमा या धोखा देना। सॉफ्ट एंड इजी सा वर्ड है, सॉफ्ट करना। ऑर्डर का मतलब जानते हैं आप लोग। एवॉइड, एवॉइड यहाँ पे इस्तेमाल होगा किसी को टालना, तो धोखा देना, टालना, एवॉइड करना सेम आएगा। कियोटिक हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया वर्ड हो। कियोटिक का मतलब होता है अराजकता। फिर इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है, यहाँ पे अब आपको अपोजिट बताना है, नेबुलस। नेबुलस का मतलब होता है हेजी, बहुत बड़ा, जो डिफाइन ना हो, मतलब उसका साइज आप बता नहीं सकते हो कितना बड़ा है कितना नहीं बड़ा है। एक्चुअली नेबुलस स्टार इस तरीके से यूज किया जाता है। तो स्टार के साथ नेबुलस, आपका उल्का पिंड वगैरह हो गया, उन सभी के लिए नेबुलस इस्तेमाल किया जाता है ये वर्ड। और इसका मतलब होता है कि ये डेफिनेट ना हो। तो यहाँ पे आपको अपोजिट बताना है। डेफिनेट यहाँ पे इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा इनकोएट। ये वर्ड बिल्कुल से ही नया है और शायद ही किसी ने सुना होगा। इनकोएट का मतलब होता है अपूर्ण, अपूर्ण होना। डिसमल और सूलन ये दोनों ऐसे वर्ड है जो नियरली मीनिंग में सेम रखते हैं और इनका मतलब होता है उदास, ग्लूमी, सैड। इसके बाद 9th क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ईडियम्स का मतलब बताना है। स्पिक एंड स्पान, इसका मतलब होता है साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। ये सभी बुक में मिल जाएंगे। और टू ड्रॉ द लॉन्ग बो,
यार इसका मतलब होता है एग्जैजरेट करना, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना। टू एग्जैजरेट यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है और सभी बुक्स में ये अवेलेबल है इडियम्स। इसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे क्या करना है, सेंटेंस को इंप्रूव करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। बाई रेस्क्यूइंग द चाइल्ड फ्रॉम फायर द लोकल रेसिडेंट एडेड अनोदर फीदर टू हिज कैप। ये पूरा का पूरा ईडियम है। अगर आप लोगों की तैयारी थोड़ी सी ठीक चल रही है तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इसको पढ़ रखा होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन है मेड ए सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, वॉज गिफ्टेड विथ प्रीसियस थिंग, वॉज क्राउंड एंड रिवार्डेड, नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे देखो या तो फर्स्ट पार्ट जाना चाहिए या तो नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट तब जाता है जब आपका फ्रेज पूरी तरीके से करेक्ट हो। अगर फ्रेज करेक्ट ना हो तो उसका जो मीन होता है वो करेक्ट ऑप्शन लिया जाता है। तो मेड ए सिग्निफिकेंट अचीवमेंट यहाँ पे होगा, ये फ्रेज करेक्टली यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि अनोदर फीदर टू हिज कैप करेक्ट है या इसके अलावा कुछ और होता है। अनोदर फीदर इन हिज कैप, ऑफ हिज कैप क्या होता है, एग्जैक्ट फ्रेज आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। आप लोगों को ढूंढना है, पार्टिसिपेट करना है थोड़ा, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे, रिसर्च वगैरह करोगे तो। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट प्लान्स टू टेक अप द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सून। अगर आपको याद हो तो टेक अप, ऑन, ऑफ, टेक इन, इन सभी के मीन मैंने आप लोगों को बता रखे हैं। टेक इन का मतलब बताया मैंने, चीट करना, डिसीव करना, ये मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बाकी सभी के आपके मतलब बताने हैं। यहाँ पे सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। टेक अप का मतलब होता है कोई प्लान, कोई चीज लेना, कोई प्रोजेक्ट लेना। तो टेक अप यहाँ पे सही है। टेक ऑन और टेक ऑफ का मीन आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है ए मैन डिवाइडेड ऑफ काइंड, फीलिंग एंड सिंपथी। यार जिसके अंदर कोई भी फीलिंग ना हो, सिंपथी वगैरह ना हो, ऐसे ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं? ऐसे बंदे को कठोर बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। क्रीडलेस का मतलब होता है सहज विश्वासी, जो आसानी से विश्वास कर जाए। गुलिबल का भी मतलब ऑलमोस्ट सेम होता है। बोहिमियन, ये वर्ड ऐसा है कि जो अक्सर करके गानों में यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है रूढ़ी से मुक्त। रूढ़ी से मुक्त या ज़्यादा अगर शुद्ध हिंदी बोले तो स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी ये इसका मीन होता है। इसके बाद है वन हु ईट्स टू मच, ये होता है ग्लूटन। ये तो जुबान में सभी को होना चाहिए, ऑलमोस्ट सभी ने रट रखा होगा। इम्पोस्टर का मतलब होता है चीटर। हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब होता है ऐसे ही मतलब बीमारी। अगर आपको लग जाए कि नहीं मुझे ये बीमारी वो बीमारी है तो हाइपोकॉन्ड्रियक लेते हैं, मन घड़त बीमारी इसको बोलते हैं। इंट स्टेट का मतलब होता है बिना वसीयत के मर जाना। ये कई बार जो है आपके वन वर्ड के फॉर्म में पूछा गया। ऑलमोस्ट सारे के सारे जो वर्ड है सभी पूछे जा चुके हैं। किसी सेट में ये पूछा जाएगा, किसी सेट में ये, किसी सेट में ये, किसी सेट में ये, और ये कॉमन से वन वर्ड है जो सभी बुक्स में अवेलेबल है। इसके बाद आपको करेक्ट स्पेल चेक करना है, सॉरी इनकरेक्ट स्पेल चेक करना है। 4 फीट, गोरिल्ला, ब्लिसफुल और करप्ट। देखो ब्लिसफुल जो है ये डबल एल नहीं होता, सिंगल एल होता है, और गोरिल्ला, ब्लिसफुल, करप्ट ये सिंपल से वर्ड है। 4 फीट हो सकता है आप लोगों के लिए नया वर्ड हो। इसका मतलब होता है अर्थदंड। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लायक है, मैं बोल देता हूँ। अर्थदंड देखो ये नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है, ये वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है, ये एग्जैक्टिव की तरह भी इस्तेमाल होता है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका दे देता हूँ। अर्थदंड बोलते हैं या जब्त वस्तु क्या होते हैं? अगर नाउन की तरह इस्तेमाल करते हो तो 4 फीट का मतलब जब्त वस्तु बोलते हैं। इसका अधिकार खोने के सेंस में क्या है? अधिकार खोने के सेंस में वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर बात करें जो है एग्जैक्टिव के सेंस में तो जब्त करने योग्य, जब्त करने योग्य, ये हिंदी में मीन ले सकते हैं एज ए एग्जैक्टिव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है जहां पे आपको बताना है कि फाइंड द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे एफ्रोस्टेशन, यार ये वनीकरण होता है, वनीकरण। ट्रांसलूसेंट की स्पेलिंग, लूसेंट अगर आप बुक पढ़ रहे होगे तो CENT होता है, SENT नहीं होता है। इसका मतलब होता है पारदर्शक। फॉरेनर, ये यार सभी को पता होगा। अचीवमेंट सभी को पता है, तो सिंपल से वर्ड है, इसका सेकंड पार्ट करेक्ट होगा। इसके बाद आपका फिर से आता है PQRS, बड़े लंबे लंबे से हैं, देख रहे हैं बड़ा सा PQRS। इसको देखते ही आपको स्किप कर देना चाहिए। जब टाइम बचे तो आके करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो फिर इसको कैसे करना, चलिए ये देखते हैं। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन है SQSP, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि R से तो स्टार्टिंग होनी नहीं है, SQ और P में कोई एक हो सकता है। तो पढ़ते हैं इसको। द एम मस्ट बी टू इंश्योर दैट आवर कंट्री डज नॉट एक्सपीरियंस आइदर paucity और ए surfeit of trained manpower in any specific segment of our economy. When we set about the task of higher education, we should be absolutely clear in our perception of the goals of education in the specific context of our nation's development. No doubt
One of the important aims of education would be to create the required range and nature of trained manpower assessed to be needed by different sector of national growth. The entire education apparatus must be geared progressively to fulfill the requirements of different phase of our growth in every sector, primary, secondary and tertiary. जैसे आप यहाँ पे ये देख रहे हो, आपको ये पता है कि आर से तो स्टार्ट नहीं होगा, और एक चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि स्टार्टिंग सेंटेंस क्या हो और सपोर्टिंग सेंटेंस क्या हो। यहाँ पे स्टार्टिंग सेंटेंस जो होगा वो होगा आपका क्यू, व्हेन वी सेट अबाउट द टास्क ऑफ हायर एजुकेशन। पहले आप बात करो कि हमें हायर एजुकेशन के लिए क्या चीज़ें सेट करना है। वी शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर इन आवर परसेप्शन ऑफ द गोल ऑफ एजुकेशन। हमारा जो गोल है एजुकेशन को लेके वो एकदम फिक्स होना चाहिए इन द स्पेसिफिक कॉन्टेस्ट ऑफ आवर नेशंस डेवलपमेंट। यहाँ पे चीज़ों को आपने हायर एजुकेशन के विषय में चीज़ों को डिफाइन किया, स्टार्ट किया है, देन उसके बाद आप सपोर्टिंग सेंटेंस में जाओगे। तो जैसे ही आप ये पता कर पाओगे कि क्यू से स्टार्टिंग होगी और एक ही जो है ऑप्शन है सेकंड, ये क्यू से स्टार्ट होंगी। क्यू के बाद फिर आपका आर आता है, नो डाउट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एम्स ऑफ एजुकेशन। जैसे आपने यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन किया, फिर नो डाउट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एम्स ऑफ एजुकेशन वुड बी टू क्रिएट द रिक्वायर्ड रेंज एंड नेचर ऑफ ट्रेंड मैन पावर एसेस टू बी नीडेड बाई डिफरेंट सेक्टर ऑफ नेशनल ग्रोथ। ये इसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। तो जब ये चीज आप समझ पाओगे तभी इस तरीके के लंबे चौड़े PQRS को कर पाओगे। इसके लिए जरूरी है कि आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो इसको स्किप कर दो, कभी भी आप इसका पॉजिटिव मार्क्स नहीं ले सकते हो, आपको माइनस में ही लेके जाना पड़ेगा अगर आपका फेज 1 में आता है तो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, ये थोड़ा सा छोटा है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। ब्यूरोक्रेटिक कल्चर कैन स्मूदर दोज हु वांट टू रिस्पॉन्ड टू शिफ्टिंग कंडीशन। स्मूदर का मतलब वैसे तो होता है, अगर आदमियों की बात किया जाए या एनिमल्स की बात किया तो गला दबा के मारने के सेंस में आता है। ब्यूरोक्रेटिक कल्चर, यहाँ पे कल्चर की बात हो रही है, उसको स्मूदर करने की बात हो रही है। ब्यूरोक्रेटिक कल्चर कैन स्मूदर, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर जो है वो स्मूदर कर सकता है दोज हु वांट टू रिस्पॉन्ड टू शिफ्टिंग कंडीशन। जो कंडीशन को शिफ्ट करना चाहते हैं उनकी मतलब यहाँ पे आवाज़ दबाने के सेंस में स्मूदर का यूज किया गया है। एरोगेंट मैनेजर्स कैन over evaluate their current performance and competitive position, listen poorly and learn slowly, and the lack of leadership leaves no force inside these organizations to break out of the morass। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड, इसका मतलब है आर तो पहले आने का नहीं है, तो ये ऑप्शन तो सीधे सीधे कट जाता है। इनवर्डली फोकस एम्प्लॉयज कैन हैव डिफिकल्टी सीइंग द वेरी फोर्स दैट प्रेजेंट थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। ये भी स्टार्ट में नहीं आएगा, तो एस और आर को तो आप आसानी से जो है कट कर लोगे। उसके बाद पी और क्यू की बात आती है, तो एक्चुअली क्यू से आपकी स्टार्टिंग होनी चाहिए, पी से नहीं, क्योंकि पी जो है वो सपोर्टिंग सेंटेंस है। एरोगेंट मैनेजर्स कैन ओवर इवेल्युएट देयर करंट परफॉर्मेंस, ये सेंटेंस जाएगा। तो आपका जो है फोर्थ पार्ट जो है ये आपका करेक्ट होगा। इसके बाद ये चीज़ें धीरे धीरे आपको आ जाएगी कि कौन स्टार्टिंग सेंटेंस होता है और कौन सपोर्टिंग सेंटेंस होता है। फिर 19th है, आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना है। सी टीचर्स अस इंग्लिश, बस वर्ब चेक कर लो। पहले बार में तो सिर्फ वर्ब चेक करते हैं। टीचर्स है तो इज आर एम आपको देखना है, तो यहाँ पे इज बीइंग नहीं होगा, आर है, हो सकता है हैव बीन, हैड बीन, ये दोनों नहीं होंगे। सेकंड पार्ट में टिक करो, क्योंकि वर्ब ही चेक कर ले रहे हो तो 3 ऑप्शन जो एलिमिनेट हो जा रहे हैं। फिर 20th है, निशा सैड टू स्वाति विल यू हेल्प मी इन माई प्रोजेक्ट जस्ट नाउ। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक तो नाउ को आप देख सकते हैं कहाँ देन है, तो 3 जगह पे तो नाउ है, सीधे सीधे सेकंड पार्ट में आप टिक करके निकल सकते हैं। और यहीं पे वुड है, बाकी सब में विल है, तो देख रहे हैं सेकंड ओवर का नहीं है, 1 सेकंड 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। बस ये चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आपका क्लोज टेस्ट आता है, डेमोक्रेसी शुड dignity of the individual, it should also aim at the good of the greatest, the opposition party should the wrong plans, policies and decision of the government in power, the government should cater to the needs of the people to make its position solid। यार ये बिल्कुल आसान सा क्लोज टेस्ट है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि बात हम कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, बात कर रहे हैं हम गवर्नमेंट की, बात कर रहे हैं पीपल्स की। तो बस सिंपल सा चलिए करते हैं। डेमोक्रेसी शुड बिल्ड इंश्योर कीप सपोर्ट, डेमोक्रेसी शुड इंश्योर डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। जो हमारी डेमोक्रेसी है वो सुनिश्चित करे डिग्निटी इंडिविजुअल की, तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट जो होगा वो करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, इट शुड ऑल्सो एम एट द ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट हैवीएस्ट, ग्रेटेस्ट गुड होगा, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे होना चाहिए, यही होना चाहिए। एक फ्रीज होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका काम हो ज़्यादातर मासेस को इफेक्ट पहुंचाए। इट शुड ऑल्सो एम एट द ग्रेटेस्ट गुड और ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, थर्ड पार्ट इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट है शुड, और आगे देखना पड़ेगा कहाँ पे है, द गवर्नमेंट शुड कैटर टू द, इसके पहले है द पोजिशन पार्टी शुड द रॉन्ग प्लान्स, और ऑप्शंस क्या है,
रिलाई ऑन अंगेज सपोर्ट अपोज। एक्चुअली जो अपोजिशन पार्टी का रोल होता है उसका काम ही रहता है कि अगर जो भी पॉलिसीज वगैरह डिसीजन है जो गवर्नमेंट हमारी पावर में है उसका अपोज करे अगर वो कोई गलत प्लान बनाती है। तो यहाँ पे जो फोर्थ पार्ट है ये करेक्ट जाएगा, बहुत सिंपल सा है और मुझे नहीं लगता किसी को परेशानी हो रही होगी इस वाले क्लोज टेस्ट में। द गवर्नमेंट शुड कैटर टू द जेन्युइन मियर इमोशनल लग्जरियस। यार जेन्युइन नीड्स होनी चाहिए, कैसी जेन्युइन नीड्स होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है इसका करेक्ट होगा। और चेक कर लेते, कई बार ऐसा होता है कि एक आध क्वेश्चन छूट जाता है, नीचे कमेंट सेक्शन में आता है कोई छूटा तो नहीं है। अगर छूटा इन केस में, क्या क्वेश्चन नंबर 7 छूटा है। मेरिट्रीशियस, मेरिट्रीशियस का मतलब क्या होता है? दिखावटी होता है, इसका मतलब दिखावा या दिखावटी होता है। ब्राजिन का मतलब बेशर्म बंदा होता है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल, दिखावटी, नेचुरल क्या बताना है? अपोजिट। तो ये इसका सेकंड पार्ट सही होगा। एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पल से बना है। अनुकरणीय बोलते हैं इसको, अनुकरणीय जिसका अनुकरण किया जा सके। गाउडी, ये मुझे नहीं लगता कि आपको गाउडी का मतलब नहीं पता होगा। गाउडी बहुत सिंपल सा मतलब है, इसका मतलब होता है भड़कीला, भड़कीला। तो अगर बात किया जाए कि कितना क्वेश्चन किया जा सकता था तो सिर्फ एक क्वेश्चन है जो PQRS वाला जो नहीं करने लायक है, मतलब 24 क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है। और इसके अलावा आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि आपका प्रिपरेशन कैसा है। तो एक दो क्वेश्चन को और अगर छोड़ दिया जाए तो 21 से लेके 22 क्वेश्चन तक इस पेपर में आसानी से किया जा सकता था, अगर आपका प्रीपोजिशन चार्ट, फ्रेजल वर्ब, ये पूरे के पूरे सेक्शन जो है अच्छे से कवर है तो, और साथ में जितना मैंने ग्रामर की क्लासेस पढ़ाई है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि ये जो प्रैक्टिस सेशन है वो कितना जो है इंगेजिंग है, कितना आपको मजा आ रहा है, इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है क्लासेस से, और जो मैंने आपको ग्रामर की क्लासेस पढ़ाई है वो कितना हेल्पफुल है अगर आपको एज इट इज पेपर मिल जाए एग्जाम में। तो ये 2017 के पेपर्स है जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।